हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, जब कोई धारावाही चालक तार या सीधा धारावाही चालक तार किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है, ये हमने आपको बताया। एक चीज हम बता देते हैं, यही जो हेडिंग आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, तो यही कई प्रकार से, जैसे कि पूछा जाता है सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे रेखीय धारावाही चालक तार पर बल। तो ये सब बातें एक ही हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो रेखीय तार ही है, यानी सीधे धारावाही चालक तार को रेखीय कहा जाता है। यानी कोई चीज सीधा है तो उसको रेखीय कहा जाता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहें या चुंबकीय क्षेत्र कहें, क्योंकि आपके सिलेबस में एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही पढ़ना है, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहीं नहीं है। और धारावाही चालक तार जहां लिखा जाता है वहां चाहे सीधा धारावाही चालक तार कहो और या केवल धारावाही चालक तार कहो, तो ये सब बातें एक ही है। इतना आप कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि जो कहीं ऐसे पूछा जाए, जो इसके पहले वाली हेडिंग हमने बताया था, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसी हेडिंग को थोड़ा इधर उधर करके कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के वो क्या पूछ रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस पर कितना बल कार्य करता है, कितना कार्य करता है, F बराबर IVL sin थीटा, कितना न्यूटन बल कार्य करता है। आज की जो हेडिंग है, आज की हेडिंग है धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आते हैं आर्स्टेड, पुनः आर्स्टेड के प्रयोग पर। आर्स्टेड ने अपने प्रयोग में बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये सब बात एक ही है। तो उस चालक तार के आसपास या उस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग करके ये बताया था। तो कैसे बताया था? कंपास सुई को धारावाही चालक तार में करंट लेकर के गए थे और जो है कंपास सुई लाए थे, पास पास लाते थे, उसमें विक्षोभ ज्यादा होता गया, धारा का मान बढ़ा दिए तो कंपास सुई में और अधिक विक्षोभ हुआ। इसी प्रकार से उन्होंने बताया था कि जब कुल मिला के उन्होंने यही बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको किसने बताया था? आर्स्टेड ने बताया था। आज के हेडिंग में है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट ने आर्स्टेड के प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का मतलब यह है, जो चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न हो रहा था, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, यानी उसकी प्रबलता, यानी कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताया। किसी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उससे कुछ दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में बताया था। तो बायो-सेवर्ट नियम, ये बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है, अर्थात उसके पास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप इन्होंने किया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो-सेवर्ट नियम बोलते हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट वैज्ञानिक थे। संभवतः ये दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बताया था, तो इसको इन्हीं का नाम दे दिया गया। इतना पूछा जाता है तब भी यही लिखेंगे। और यह ऐसे पूछा जाता है, रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो भी आपको यही बायो-सेवर्ट नियम ही लिखना है। लिखने के लिए नियम केवल आता है, तो नियम लिखेंगे, व्यंजक और अभी हम नीचे बताते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं कि कोई धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चालक तार लेंगे। अब यहाँ जो है चालक तार लिया गया है, इसके सूक्ष्म लंबाई, यानी कुछ अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के कारण, क्योंकि तार को हमने अनंत ले लिया है, इसका कुछ पता नहीं कितना लंबा है, थोड़ी सी दूरी, इतनी दूरी के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, वो भी कहाँ पर? बिंदु P पर। अब ये जो है ये क्या है?
तार की पूरी लंबाई यल माने या 1000 या 1 किलोमीटर माने, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि चालक तार जो हमारे पास है उसमें सूक्ष्म दूरी यानी सूक्ष्म खंड, इस तार के सूक्ष्म खंड जो कि जिसको हम लोग क्या मानेंगे, डेल्टा एल। एल फॉर लेंथ होता है, डेल्टा कहीं प्रयोग करने का मतलब ये होता है सूक्ष्म, थोड़ी सी दूरी को डेल्टा यानी सूक्ष्म दूरी हम लोग डेल्टा एल माने हैं। इस दूरी के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहां पर हम निकालेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, या चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो इस सूक्ष्म दूरी से यहाँ की दूरी जो है वो स्मॉल आर मानी गई है। अब दूरी यहाँ से चाहे मापेंगे चाहे यहाँ से मापेंगे, आप चाहे यहाँ से मिला दो, वो स्मॉल आर ही लिया जाएगा। हमने यहाँ से मिला दिया ये, कुल मिलाकर के हम यही मानेंगे जो कि जैसा कि यहाँ लिखा गया है, माना किसी धारावाही चालक तार के छोटे से खंड डेल्टा एल के द्वारा स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। चालक तार के छोटे से खंड डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है। यहाँ से दूरी जो है हम लिख देते हैं, स्मॉल आर है, P है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो भी उत्पन्न हो रही है वो B है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। यही चारों नियम अब 4 बातों पर निर्भर करेगा, जैसा कि आप पिछले वाले हेडिंग में भी पढ़े थे, वहां भी ऐसे था कि इसके अनुक्रमानुपाती होता है, फिर बाद में चारों नियमों को हम लोगों ने मिला दिया था तो हमको एक फार्मूला मिल गया था। ऐसे यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये चालक तार है, उसमें से हम सूक्ष्म दूरी लेकर के सूक्ष्म दूरी के कारण इतने से भाग के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। ये धारावाही चालक तार है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर कोण भी थीटा मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि रेखीय जो चालक तार है, जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच और चालक तार खंड के बीच हमने कितना कोण माना, थीटा माना। ये चालक तार का खंड है, छोटा सा खंड, और ये खंड चालक तार खंड से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कितना कोण मान लिए हम लोग, थीटा कोण मान लिए हैं। तो पहला नियम में ये है, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा वो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। यह का मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से है, यानी कि जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पर हमने कितना मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कहें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें, चुंबकीय क्षेत्र की माप को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे तब भी वही बात आती है, तीव्रता कहेंगे तब भी वही बात आती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है B, वो किसके समानुपाती होगा, इस चालक तार में बहने वाली धारा के I के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। ये भाषा है, ये मैथमेटिक्स फॉर्म। दूसरा है, यह चालक तार के जो छोटे से खंड है इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ये चालक तार का जो खंड है ये और बड़ा होगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा उत्पन्न होगा। डेल्टा एल और बढ़ेगा तो और चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा, छोटा होता जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल लिख सकते हैं। यानी कि जो चालक तार की सूक्ष्म खंड की लंबाई, चालक तार खंड की लंबाई है, अगर ये बढ़ता जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ बढ़ता जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ तीव्रता का मान भी घटेगा। तीसरा नियम है, यह चालक खंड से बिंदु P की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का नियम आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में। जो दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है तो उनके बीच में दूरी का जो नियम बताते हैं, तो वहां पर पढ़ते थे ना व्युत्क्रम वर्ग का नियम या प्रोपोर्शनल टू 1/r²। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़े हैं आप लोग। इसके पहले क्या आता था, जब प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये क्या था, ये किसी दो वस्तुओं का द्रव्यमान था और ये बीच की दूरी था। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
मान है वो दूरी बढ़ाने पर दूरी के जो बिंदु P और खंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं B, इसको अब क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा नियम है चालक खंड बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक खंड और बिंदु P के बीच जो मिलाने वाली रेखा है वहां जो कोण थीटा बन रहा है उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जो पहले वाले नियम में भी पढ़े हैं। अब ये चारों नियम क्या करेंगे, हम लोग मिला करके एक साथ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ चारों नियमों को साथ लेने पर, चारों नियमों को जब आप साथ में लेंगे तो आएगा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। ये तो आएगा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। अब क्या करते हैं हम लोग, समानुपाती इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी को यहीं पर आगे बढ़ाते हैं। तो समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। अब यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू एक नहीं होती है, प्रयोगों के आधार पर जो कांस्टेंट k की वैल्यू पाई गई है वो जो आया है, अब इसी में हम आगे बढ़ा करके लिख देते हैं μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। ये आएगा, देखिए ये फार्मूला निकल करके आया μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। ये k की वैल्यू इतना आया है, इतना। अभी हम बताते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है और μ0 क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं, बशर्ते फार्मूला यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। अभी हम इसको मिटा करके फिर उसे ऊपर डिटेल में समझाते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाए, एक कांस्टेंट k लिया गया, कांस्टेंट जब k लिया गया तो आया k I डेल्टा L साइन थीटा अपान r² बराबर। अब k का मान प्रयोग के आधार पर निकाला गया, तो वो निकालने के बाद जो आया वो μ0 अपान 4 पाई यहाँ पर लिया गया और I डेल्टा L साइन थीटा ये ऑलरेडी है। तो इतना चीज हम देखते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहां μ0 अपान 4 पाई नियतांक है, या ऐसे लिख सकते हैं जहां k बराबर कितना नियतांक है, k बराबर μ0 अपान 4 पाई। अब हम इसको मिटाते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हम लोग बायो-सेवर्ट नियम को लिखे और फार्मूला को प्राप्त कर लिए। चार नियम के आधार पर धारा के समानुपाती, डेल्टा L के समानुपाती, पहले B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L और B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हम लोग पढ़े और चारों को मिला दिए, चारों को मिलाए तो ये फार्मूला निकल करके आया। तो क्या फार्मूला आया, B बराबर μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। I चालक तार में बहने वाली धारा है, चालक खंड में बहने वाली धारा है। डेल्टा R सूक्ष्म किसी चालक तार के सूक्ष्म लंबाई के कारण उत्पन्न सूक्ष्म लंबाई है और साइन थीटा यहाँ से यहाँ चालक खंड और बिंदु P के बीच
मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है और r बिंदु P और चालक खंड से बीच की दूरी है, तो ये निकल करके आया। अब इसका मात्रक भी होगा, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक मात्रक है। किसका मात्रक है? बी का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। और दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक है। और मात्रक होते हैं, गॉस होता है, टेस्ला होता है, उसको हम अभी बताते हैं। अब μ0/4 का जो मान होता है, μ0/4 का मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। इसका मान होता है। यहां से हम μ0 क्या है, क्यों μ0 को हम लेते हैं, अगर μ0 को ही केवल लिखें तो μ0 का जो मान आएगा वो 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आएगा यहाँ पे इसका मात्रक। अगर μ0, अब चले देखते हैं μ0 का मान इतना हुआ। μ0 है क्या? μ0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता। अभी आप कम पढ़े हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम था उसको हम कहाँ माने हैं? निर्वात में माने हैं। अगर ये निर्वात में ना रख करके किसी मटेरियल के अंदर रखा जाए या हवा में रखा जाए और जो है कांच में रखा जाए, लकड़ी में रखा जाए, किसी पदार्थ के अंदर रखा जाए, तो वहां पर जो ये μ0 है उसका मान बदल जाता है। लेकिन क्योंकि ये निर्वात में रखा माना गया है, इसीलिए इसको μ0 लिखते हैं। तो ये क्या है? μ0 जो है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। आई बात समझ में? कुल मिलाके इस फार्मूले में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो μ0/4 की जगह पे कितना लिखेंगे? 10⁻⁻7। ये तो हमने आपको अलग से बता दिया कि μ0/4। अब यहाँ से μ0 पक्षांतर करेंगे तो ऐसे जाएगा तो इतना होगा, यानी कि यहाँ पर हमको केवल यही लिखना रहेगा 10⁻⁻7। क्या है μ0? निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हो गया μ0 के बारे में। अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखें या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखें, ये आ सकता है बराबर IBL sin थीटा वाले से पक्षांतर करके। ये पहले वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था, ये भी है। कैसे है हम बताते हैं। देखो ये वाला मात्रक कैसे आया। ये वाला जो मात्रक आया है आपका F बराबर IBL sin थीटा, आपने पढ़ा था। साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। तो मात्रक में इसको हम लेंगे ही नहीं, केवल मात्रक बना रहे हैं। b बराबर क्या होगा? यहाँ से b बराबर आएगा F और I × L। तो b का मात्रक जो इसका मात्रक होगा वही b का मात्रक होगा। न्यूटन, F का मान बल है ना, न्यूटन, I एम्पियर और मीटर, लंबाई मीटर। तो ये मात्रक यहाँ से बनता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखें। ये क्या है? मात्रक है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना आया है? b बराबर μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा r स्क्वायर। μ0/4 एक कांस्टेंट है, जहां पर μ0 चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता है और μ0/4 का मान होता है 10⁻⁻7। तो इतना चीज जो है आप लिख सकते हैं। जो एक मात्रक और होता है गॉस होता है। एक मात्रक जो होता है, ये मात्रक भी लिखे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन गॉस में डिफरेंस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक एक और मात्रक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉस। ये क्या है? यहाँ आप लिख लेंगे कि ये मात्रक है अलग से, तीनों को मात्रक के बारे में। एक मात्रक और होता है गॉस और इसमें क्या अंतर होता है? एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एक गॉस में इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी हो गया। एक मात्रक और होता है टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन गॉस भी होता है, लेकिन एक गॉस में इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक अन्य मात्रक होता है टेस्ला। इसको नहीं ज्यादातर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही यूज किया जाता है, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको ज्यादा ही यूज किया जाता है, या अगर गॉस यूज किया जाता है तो हम इसको इंटरचेंज करने के लिए ये पैमाना याद रखेंगे। ये कंटेंट है ये। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा, जो सीखा वो आपने दिखाई दे रहा है। क्या सीखा एक बार बता देते हैं। रिज रेखीय, फिर भी हम कह रहे हैं सीधे धारावाही चालकता, या कुछ भी कहो सब बात एक है। यहाँ सीधा धारावाही चालकता ही लिया गया, भले यहाँ नहीं लिखा गया। धारावाही चालकता द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बायो और सेबर्ट ने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है। हालांकि आर्मस्टेड ने पहले ही बता दिया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा ये बायो और सेबर्ट ने बताया था, इसलिए बायो सेबर्ट नियम कहते हैं। तो हमने कोई धारावाही चालक तार था, इसमें सूक्ष्म खंड ले लिया है, एक खंड ले लिया, डेल्टा एल मान लिया, उसकी उस खंड की लंबाई डेल्टा एल, इससे इतनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर हमने बिंदु पी मान लिया, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने जो निकाला वो आया बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सब चीजें निकल करके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप लोग देखने के पश्चात कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये समझ में आए हमको कि हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकलता है। बस आज अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अब क्वेश्चन दिखाई देगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने 4 मात्रक बताया। चारों मात्रकों का आपको नाम लिखना है, मतलब चारों मात्रक क्या क्या हैं। 4 मात्रक बताए हैं, वो चारों मात्रकों को आप चाहे जैसे हिंदी इंग्लिश में जैसे भी लिख सकते हैं लिखें, और तो हम जानेंगे कि आप जो है वीडियो अच्छे से देखे हैं। क्या बताना है आपको, आज का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने 4 मात्रक बताए हैं, उस चारों मात्रकों के केवल लिखना है, फार्मूले वगैरह केवल चारों मात्रकों को आप सीरियल वाइज लिख दीजिएगा हिंदी या इंग्लिश में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।